हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोजा बेगम। आज की सेशन होने वाले हैं क्लास 10th के ऊपर। क्लास 10th की साइंस जो कि लाइफ प्रोसेस है, चैप्टर 5 एक्सप्लेन करेंगे पूरा डिटेल में, लाइन बाय लाइन। चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहले पार्ट 1 अपलोड होगा, फिर पार्ट 2 देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ मीन्स पता है हमारा लाइफ प्रोसेस, लाइफ जो चल रहा है उसका कुछ प्रोसेस होते हैं। ऐसे ही लाइफ नहीं चलते, तो उसके प्रोसेस क्या है, कैसे लाइफ चल रहे हैं लिविंग थिंग्स की। तो इस बारे में इस चैप्टर में डिटेल्स में बात किया हुआ है, तो लाइन बाय लाइन में डिस्कस करेंगे। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अलाइव और नॉन अलाइव के बीच में। अलाइव मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग जो जिंदा होते हैं, लिविंग थिंग्स। वी सी a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. Yes, अगर डॉग रनिंग कर रहे हैं, काउ कुछ खा रहे हैं, मैन लाउडली शाउट कर रहे हैं स्ट्रीट में, तो हमको क्या पता चलेगा कि वो सब लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं। What if the dog or the cow or the man were asleep? अगर ये सब सोते रहते हैं, अगर ये सब सो रहे हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? और we would still think that they were alive. फिर भी हमको पता है कि वो सब लिविंग थिंग्स है। बट हाउ डिड वी नो दैट? हम कैसे कंफर्म करते हैं इस चीज को? We see them breathing एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। हमको पता है वो सब अलाइव है और रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन इन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर रहे हैं, मतलब ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो हमको पता चलता है कि अलाइव है। व्हाट अबाउट प्लेन्स? प्लेन्स के बारे में क्या ख्याल है? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? प्लेन्स जिंदा है, हमको कैसे पता चलता है? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ आस विल से, कुछ लोग बताएगा कि प्लांट ग्रीन है इसलिए जिंदा है। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन? दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। यस, प्लांट ग्रो करते हैं तो हमको पता है ग्रो करता है अगर लिविंग थिंग। जो चीज ग्रो करता है, जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करता है, वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग होते हैं। In other words, we try to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की, जैसे कि मूवमेंट करना, जैसे कि मूवमेंट करना और ग्रोथ रिलेटेड, ग्रोथ होना। ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। प्लांट विजिबली ग्रो नहीं करते, इनविजिबल होते हैं ग्रोइंग। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। कुछ एनिमल होते हैं विजिबल मूवमेंट नहीं होते फिर भी ब्रीथिंग होते हैं। सो using visible movement as the defining characteristics of life is not enough. That means मूवमेंट तो बहुत जरूरी है लिविंग थिंग्स के लिए, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजिबल मूवमेंट ही जरूरी है। विजिबल मूवमेंट भी जरूरी है, इनविजिबल मूवमेंट भी जरूरी है। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई मूवमेंट ऑफ मोलिकुल्स। मोलिकुलर मूवमेंट इनविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? मोलिकुलर मूवमेंट इनविजिबल होते हैं, ये नेसेसरी होते हैं क्या? हाँ, जरूर होते हैं, क्योंकि लाइफ के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए विजिबल मूवमेंट जितना जरूरी होता है, इनविजिबल मूवमेंट भी इतना ही जरूरी होता है। Is this sorry, if we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them, partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. Okay, वायरस कोई मूवमेंट शो नहीं करते, ना विजिबल मूवमेंट शो करते हैं, ना इनविजिबल मूवमेंट शो करते हैं। तो वायरस लिविंग थिंग्स है या नहीं है अभी तक पता नहीं है, कंट्रोवर्सी होते रहते हैं, तो वायरस को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Why are molecular movement needed for life? मोलिकुलर मूवमेंट क्यों जरूरी होते हैं लाइफ के लिए? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They
can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them and so on. Okay. लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से प्रिपेयर होते हैं, बहुत सारे सेल अटैच होके टिश्यू बनते हैं और बहुत सारे टिश्यू अटैच होके क्या बनते हैं, ऑर्गेन बनते हैं, ऑर्गेन एंड बहुत ऑर्गेन अटैच होके ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गेन सिस्टम। ऐसे ही हमारे बॉडी प्रिपेयर होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर होते हैं ऐसे ही। तो because of the effects of the environment, this organized ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organisms will no longer alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. ओके। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम से प्रिपेयर होते हैं, तो वो सब टाइमली क्या होते हैं, ब्रेकडाउन और डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये ब्रेकडाउन अगर ऐसे ही ब्रेकडाउन होते रहते हैं तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा एक ऑर्गेनिजम्स। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है, ताकि अपनी जो डिस्ट्रॉय होते हैं, अपने अंदर जो लिविंग क्रिएचर्स की डिस्ट्रॉय और डैमेज होते हैं सेल और टिश्यू, ये सब रिपेयरिंग कर सके एंड मेंटेनिंग कर सके और करके, ताकि स्ट्रक्चर की, बॉडी स्ट्रक्चर की फंक्शन अच्छे से हो पाए। इसीलिए मोलिकुलर मूवमेंट बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। अदर लाइफ प्रोसेसेस। ओके, लाइफ प्रोसेसेस क्या है? लाइफ प्रोसेसेस आर द एसेंशियल एक्टिविटीज दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म टू मेंटेन लाइफ। ओके, लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिंदा रहने के लिए, फंक्शंस मेंटेन कर, लाइफ मेंटेन करने के लिए, उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस के मेन स्टेप है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन। अब हम धीरे धीरे लाइफ प्रोसेस के सारे स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या बताया। Science, this maintenance process are needed to prevent damage and breakdown. Energy is needed for them. This energy comes from outside the body, the individual's organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside of the body of the organisms, which we call food. ओके। साइंस क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए, लाइफ प्रोसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, ये सारे मेंटेन करने के लिए एनर्जी की नीड होते हैं और उस एनर्जी को बाहर से मिलते हैं इंडिविजुअल्स को। इसको क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। एंड टू द इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। और हम अंदर लेते हैं, फूड खाते हैं और उस प्रोसेस को इनसाइड, जो इनसाइड में जाते हैं फूड, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। मैंने जिस चीजों को अंडरलाइन किया, आप लोगों भी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज भी देखने को मिलते हैं, तो एमसीक्यू बना देते हैं इस सब से। तो इम्पोर्टेंट लाइन मैंने अंडरलाइन किया और मैंने इम्पोर्टेंट लाइन ही डिस्कस करूंगी। The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration. Okay, respiration क्या होते हैं, हम बाहर से, मतलब एयर से ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, एयर से ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और उस ऑक्सीजन की हेल्प से फूड ब्रेकडाउन करते हैं, फूड ब्रेकडाउन होते हैं। और फूड ब्रेकडाउन होते ही क्या, सेलुलर नीड्स के लिए फूड ब्रेकडाउन होते हैं और फूड ब्रेकडाउन करके हमारे शरीर में एनर्जी मिलते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी मिलते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, अब सिंगल सेल मतलब क्या है, सिंगल सेल जो इंडिविजुअल्स
जो इंडिविजुअल्स ओनली मतलब जो ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल से प्रिपेयर्ड है, वन सेल से बना हुआ है, उस सेल को सिंगल सेल कहते हैं। सिंगल सेल का एक एग्जाम्पल एमीबा। तो सिंगल सेल के अंदर बहुत सारे कुछ भी नहीं होते, सिस्टम भी नहीं होते, ओनली वन सेल से प्रिपेयर्ड होते हैं, तो सिस्टम भी नहीं होते, ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होते। तो सिंगल सेल क्या करते हैं, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, कोई हमारे जैसे कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स भी नहीं है, जैसे हम हमारे खाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, उन लोगों को सिंगल सेल को कोई सिस्टम ही नहीं है। Exchange of gases or removal of wastes may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. Okay, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की सिस्टम की जरूरत नहीं होते क्योंकि वन सेल से मेड अप ऑफ होते हैं, तो इसलिए सारे सेल अपने जितने भी सेल है वन, तो अपने बॉडी सिंगल सेल अपने बॉडी एनवायरनमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं, अटैच करके रहते हैं। तो स्पेसिफिक कोई ऑर्गन सिस्टम की जरूरत नहीं होते। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल डिफरेंट टाइप्स की सेल से बना हुआ है, जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन बीइंग बहुत सारे सेल से बना हुआ है, जैसे कि हम बहुत सारे सेल से बना हुआ है। फिर सेल अटैच होके टिश्यू होते हैं, टिश्यू अटैच होके ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन अटैच होके ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और इस सिस्टम से हमारे बॉडी काम करते हैं। तो हमारे जो बॉडी होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रह पाते एनवायरनमेंट की, तो इसलिए हमको डिफ्यूजन इसे अटैच नहीं रहता, इसीलिए ऑल द सेल्स मे नॉट बी डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, thus simple diffusion will not meet the requirement of at the cells. ओके, इसलिए हमारे लिए डिफ्यूजन मेथड सही नहीं रहता, क्योंकि डिफ्यूजन मतलब क्या है, डिफ्यूजन मतलब जहाँ पे कुछ कम रहता है, मतलब हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट करना, कुछ भी, जैसे कि एक जगह पे बॉडी के अंदर कुछ कमियां है, तो हायर से लोअर पार्ट में मूवमेंट करेगा, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन हमारे बॉडी ऐसे नहीं है, क्योंकि मल्टी सेलुलर होते हैं, तो डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स, बिकॉज हमारे क्या होते हैं, ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट। ओके, ये क्वेश्चंस भी है, एक 81 पेज की आंसर है ये, एक नंबर क्वेश्चन की। We have seen previously in multicellular organisms various body parts have specialists in the functions they perform. Yes, multicellular organisms की various different types parts होते हैं और different functions भी carry करते हैं। We are familiar with the idea of these specialist tissues and with their organizations in the body of the organisms. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialist tissues. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms while all parts of the body need them. This situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. Okay, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट माउथ, इस बकल कैविटी आते हैं, बकल कैविटी में जब खाना देते हैं, हम इंटेक करते हैं, तो फिर धीरे धीरे अंदर जाते हैं, इसोफेगस के थ्रू स्टोमक पे जाते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जाते ही फुल्ली डाइजेशन हो जाते हैं, और डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में,
और जो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होते हैं पूरा बॉडी में, और पूरा बॉडी में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं उस रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो पूरा बॉडी में कैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक सिस्टम होते हैं पूरा बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। समझ गए? ओके, आगे देखते हैं। When chemical reactions use the carbon sources and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. Okay, जब कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं कार्बन सोर्सेस एंड ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होते हैं, ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी पे नीड होते हैं, लेकिन लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी पे नीड नहीं होते, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए जहर बन जाते हैं। तो वेस्ट मटेरियल कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और भी खाने के हम जब खाते हैं तो वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट होते हैं, तो वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी पे जरूरत नहीं होते, तो वेस्ट मटेरियल को हम आउटसाइड कर देते हैं, जैसे कि यूरिन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। अब आगे देखते हैं, इस लाइफ प्रोसेस की पूरा डिटेल में डिस्कस किया, तो मैं अब डिस्कस करूंगी। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। ओके, थोड़ी देर पहले बताया कि इनसफिशिएंट होते हैं, डिफ्यूजन मेथड क्यों इनसफिशिएंट होते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, क्यों? क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रहते हैं, ऑर्गन सिस्टम रहते हैं, जो सेल डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रह पाते एनवायरमेंट के साथ, तो इसलिए इनसफिशिएंट होते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। तो आंसर अभी देखा है मैंने, ये आंसर है, नंबर 1 ए है। In multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. The simple diffusion will not meet the requirements of all the cells. बस इतना ही। 2 नंबर देखते हैं, What criteria do we use to decide whether something is alive? पहले ही बताया कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा क्राइटेरिया है ऐसा हम डिसाइड कर सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जिंदा है कि नहीं, अलाइव है कि नहीं। तो हम 2 कैटेगरी चूज करते हैं। नंबर 1, एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीथिंग और ग्रोइंग, एंड नंबर 2 इनविजिबल मूवमेंट। नंबर 2 इनविजिबल मूवमेंट जो मोलिकुलर मूवमेंट होते हैं, इनविजिबल मूवमेंट जो मोलिकुलर मूवमेंट होते हैं। तो हम लिखेंगे आंसर visible movement such as walking, breathing, growing, reproduction, and invisible movement जो molecular movement होते हैं। Next, what are outside raw materials used for by an organism? ऑर्गेनिजम्स के लिए रॉ मटेरियल्स क्या यूज करते हैं बाहर से, हम क्या यूज करते हैं एनर्जी के लिए बाहर से, क्या? फूड, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड, ऑक्सीजन, वाटर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स है। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? लाइफ मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होना जरूरी है, क्या क्या प्रोसेस होना जरूरी है? लाइफ प्रोसेस को जितना स्टेप है उतना ही जरूरी है लाइफ मेंटेन करने के लिए, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी जरूरी होते हैं जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। आगे देखते हैं, अब डिटेल में देखेंगे न्यूट्रिशन के तो बारे में बताया, जो हम फूड लेते हैं एनर्जी के लिए, और फूड जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाते हैं तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखते हैं न्यूट्रिशन की टाइप्स। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूट्रिशन मेनली 2 टाइप्स की होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक, पहले ये पैराग्राफ देख लेते हैं।
How do living things get their food? The general requirements for energy and materials is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. Okay, हमारे जो बॉडी होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या जरूरी होते हैं? एनर्जी जरूरी होते हैं। और एनर्जी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट प्रोसेस होते हैं एनर्जी इंटेक करने के लिए। Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. ओके कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया। प्लांट क्या करते हैं? जो मिनरल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके जरिए वाटर न्यूट्रिशन लेते हैं और क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते, खुद की फूड मतलब ओन फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? जो ऑर्गेनिजम्स मतलब इट इज एन ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, खुद की फूड प्रोड्यूस करते हैं। खुद की फूड कौन प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट। एग्जांपल प्लांट हो गया। और कैसे करते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। And other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalyst called enzymes. Okay, कुछ organisms ऐसे होते हैं जो फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, फिर एंजाइम के थ्रू, बायोकैटलिस्ट के थ्रू सिंपल सिंपल फूड पे ट्रांसफर करते हैं। जो ट्रांसफर करते हैं उसको क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। Thus the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs. तो हेटरोट्रोप्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रोप्स के ऊपर में। हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स, फंजाई। एग्जांपल हेटरोट्रोपिक की एग्जांपल एनिमल, फंजाई। हम लोग हेटरोट्रोप्स क्योंकि हम खाने के लिए आइदर प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं और किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हेटरोट्रोपिक क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिजम्स दैट ईट्स अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। तो मेनली क्या है? न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और एग्जांपल यहाँ पे है जो कि बताया ऑटोट्रोप्स प्लांट्स होते हैं, हेटरोट्रोपिक जो एनिमल्स होते हैं, फंजाई होते हैं। एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। ओके, अब हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। Carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. Okay, प्लांट को भी कार्बन एंड एनर्जी की जरूरत होती है और वो सब कौन पूरा करते हैं? फोटोसिंथेसिस। It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. Okay, photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस होते हैं जहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस आउटसाइड से लेते हैं एंड कन्वर्ट इनटू द स्टोर्ड और कन्वर्ट कर लेते हैं। बाहर से जो सब्सटेंस लेते हैं वो कन्वर्ट कर लेते हैं एनर्जी के रूप में। तो इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बाहर से क्या लेते हैं? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब। ओके, this material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. मैंने बताया कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेके क्या फॉर्म करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब फूड कॉम्प्लेक्स, फूड ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं। और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अगर सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होगा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, अगर सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड मटेरियल्स नहीं बनेगा। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम के आउटसाइड के जो मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो जरूरी है, साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होना जरूरी है? सनलाइट प्रेजेंट होना जरूरी है, साथ ही साथ क्लोरोफिल।
नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए। प्लांट कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं एनर्जी के लिए। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट साथ ही साथ यूज नहीं होते हैं, कुछ बचा हुआ रहता है, स्टोर करके रखते हैं ताकि कुछ समय के बाद काम आए, कार्बोहाइड्रेट काम आए, व्हिच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी के हिसाब से काम करते हैं। एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ओके, फिर बताती हूँ। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं प्लांट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बना के कुछ कार्बोहाइड्रेट और कुछ ग्लूकोज स्टोर करते हैं एज ए स्टार्च, एज ए स्टार्च। कौन करते हैं? प्लांट। क्वेश्चन अरेंज होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप से स्टोर करते हैं प्लांट, तो आंसर होगा स्टार्च। और कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स किस हिसाब से स्टोर करते हैं? एज ए ग्लाइकोजन। दोनों को याद रखना है। जितना मैंने जितना मैंने अंडरलाइन किया है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज प्लांट ने किस हिसाब से स्टोर करते हैं? एज ए स्टार्च। एंड एनिमल्स किस हिसाब से, और आवर बॉडी में किस हिसाब से स्टोर होते हैं? ग्लाइकोजन। ठीक है ना? ओके, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है एमसीक्यू हिसाब से, या लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ भी बनाते हैं। मैंने अब बताया फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शन होते हैं यही होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बाहर से, आउटसाइड से प्लांट क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, मतलब वाटर। कार्बन कितने कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल लेते हैं? 6। एंड वाटर कितने लेते हैं? 12। और प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस पे होते हैं सब रिएक्शन? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, मतलब C6H12O6, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि थोड़ी देर पहले ही बताया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो प्लांट क्या बना देते हैं? ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस होते हैं? 6O2 एंड 6H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डैश दे देते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमसीक्यू। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कुछ इवेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कुछ रिएक्शन होते हैं। तो रिएक्शन तो ए है, पर कुछ इवेंट होते हैं, इवेंट के बारे में बात करते हैं, देखते हैं। नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करके रखिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ओके, फर्स्ट में क्या करते हैं? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। किस कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट की? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी। Conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. Okay, लाइट एनर्जी क्या करते हैं? लाइट एनर्जी कन्वर्ट होके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। एंड कन्वर्ट होके क्या बनाते हैं? वाटर मोलिकुल्स क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, सॉरी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होके केमिकल एनर्जी बना देते हैं, और हाइड्रोजन वाटर मोलिकुल्स को क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट होते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट होते हैं। एंड नंबर 3, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन कर देते हैं, और रिडक्शन करके क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर भी बताती हूँ। क्या करते हैं? फर्स्ट लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं क्लोरोफिल के द्वारा। नेक्स्ट लाइट एनर्जी कन्वर्ट होते हैं केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट हाइड्रोजन नहीं, मतलब वाटर मोलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं
ऑक्सीजन एंड वाटर के रूप में, एंड लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होते हैं एज ए ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स। ये देखिए एक क्रॉस सेक्शन, एक लीफ, एक पत्ते की क्रॉस सेक्शन है। ये अपर पार्ट है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस एंड क्लोरोप्लास्ट ग्रीन डॉट्स है। ग्रीन डॉट्स को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल। पत्ते में गार्ड सेल भी रहते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे गार्ड सेल के बारे में। गार्ड सेल रहता है, यही बताया कि a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots, green dots, and these green dots are called cell organelles called chloroplast। ये सबको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करते हैं? which contain chlorophyll, जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे काम आते हैं। ओके ओके, अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 5.1। एक्टिविटी में क्या है कि प्रूफ करना है एसेंशियल क्लोरोफिल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं क्लोरोफिल, हाँ होते हैं, तो प्रूफ करना है। तो इसके पहले एक रिएक्शन को जानना बहुत जरूरी है। अगर आयोडीन स्टर्स के साथ रिएक्ट करे तो कलर कैसे दिखेगा? ब्लू, ब्लैक और ब्लूइश कलर। अब देखते हैं क्या कहा। Take a potted plant with variegated leaves। variegated leaves मतलब ग्रीन और नॉन ग्रीन पार्ट रहता है। एक प्लांट में ग्रीन पार्ट एंड नॉन ग्रीन पार्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट लेने के कहा, keep the plant in a dark room for 3 days so that all the stars gets used up। अगर एक प्लांट को 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखेगा विदाउट सनलाइट, तो क्या होता है? स्टार्स, पूरा स्टार्स रिमूव हो जाते हैं। मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि जो एनर्जी हमारे प्लांट के अंदर स्टोर्ड होते हैं वो होते हैं स्टार्स के रूप में। अगर स्टार्स नहीं मिल रहा, मतलब सनलाइट नहीं मिल रहा, तो स्टार फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो स्टार्स कहाँ से कलेक्ट करेगा? तो स्टार्स नहीं मिलेगा, तो जहाँ बसा हुआ स्टार्स प्लांट यूटिलाइज करेगा, मतलब स्टार्स रिमूव हो जाएगा। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। अब क्या करना है? प्लांट को 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रखना है ताकि स्टार्स प्रेजेंस हो, फिर से स्टार्स मिले। एंड प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट। प्लांट से एक पत्ते को तोड़ने के लिए बोला। फिर डीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। फिर बॉइलिंग वाटर में फ्यू मिनट्स, कुछ समय बॉईल करने के, फिर पत्ते को कुछ समय बॉईल करने के लिए बोला, और देन बॉईल करने के लिए बोला। एंड आफ्टर दिस इमर्स इट इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। फिर एक अल्कोहल कंटेनिंग अल्कोहल डुबाने के लिए बोला, पत्ते को अल्कोहल में डुबाने के लिए बोला। बॉईल करने से क्या होगा? अल्कोहल में डुबाने से क्या होगा? क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। Next, carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil। जब तक अल्कोहल बॉईल ना हो जाए तब तक एक वाटर बाथ में बॉईल करते रहने के लिए बोला। एंड नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ? व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? तो क्या होगा? पत्ते का कलर क्या होगा? स्लाइटली ग्रीन हो जाएगा। नाउ डीप द लीफ इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट्स। फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखने के लिए बोला पत्ते को। Take out the leaf and rinse of the iodine solution and observe the color of the leaf and compare। ओके, अब ऑब्जर्व करने के लिए बोला तो पत्ते को क्या करा? आयोडीन में डुबाया। जहाँ पे आयोडीन में डुबाया, जहाँ पे ग्रीन पार्ट था वहां पे तो स्टार्च था, है ना? स्टार्च था तो आयोडीन में जब पत्ते को डुबाया तब स्टार्च के जगह पे क्या हुआ? ब्लू, ब्लैक और ब्लूइश कलर देखने को मिला। एक ग्रीन पार्ट था, ब्लूइश कलर और ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है। बाकी जो नॉन ग्रीन पार्ट था वहां पे ब्लूइश कलर नहीं हुआ। मतलब क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं था, मतलब नॉन ग्रीन पार्ट था, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इसीलिए ये प्रूव करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल्स है, बहुत एसेंशियल है। तो ये प्रूव करता है। तो ये रिएक्शन को याद रखिएगा।
आजकल बहुत एक्टिविटी क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। एग्जामिनर फ्रेम कर देते हैं क्वेश्चंस एक्टिविटी से। तो इस एक्टिविटी से देखिएगा और ये याद रखिएगा, आयोडीन स्टर्स का सॉल्यूशंस देखिएगा। ठीक है। What is stomata? This is the open stomatal pore and this is the closed stomatal pore. क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में, ऐसे सेम डायग्राम दे देते हैं। फिर क्या पूछते हैं, गार्ड सेल में जगह ए लिख देगा, गार्ड सेल में जगह ए लिख देगा, बी लिख देगा, सी लिख देगा, फिर नेम लिखना पड़ता है। फिर आपको नेम लिखना पड़ता है। तो याद रखिएगा गार्ड सेल कहाँ पे रहता है, स्टोमेटल पोर कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट कौन सा है। तो अब डिटेल में बोलेंगे कि स्टोमेटा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा क्या है। which are tiny pores present on the surface of the leaves. स्टोमेटा एक टीनी पोर से क्षुद्र छिद्र है, जहाँ कहाँ पे रहते हैं, लीव्स पे रहते हैं, पत्ते पे रहते हैं। Massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. photosynthesis के टाइम पे जो गैस एक्सचेंज होते हैं, उस गैस को एक्सचेंज करते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा। But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots, leaves as well. और कहा कि स्टोमेटा की थ्रू फोटोसिंथेसिस के टाइम गैस एक्सचेंज तो करते ही, साथ ही साथ गैस एक्सचेंज कहाँ से करते हैं, स्टेम से करते हैं, रूट से करते हैं एंड लीव से भी करते हैं। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू द this stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. Okay, साथ ही साथ बहुत अमाउंट की वाटर भी एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्टोमेटा एंड क्या करते हैं, क्लोज द पोर्स। पोर को स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती। जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होते फोटोसिंथेसिस, for photosynthesis, the plants close these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. जब photosynthesis के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जब जरूरी नहीं होता तब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ऐसे दिखते हैं। फिर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं and the plant close, okay, and the opening and closing of the pore is a function of the gut cell. Okay, स्टोमेटल पोर और स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने के लिए एक सेल रहता है, इसको गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल कंटेनिंग करते हैं कि ओपन फंक्शन करते हैं, गार्ड सेल काम करते हैं ओपन एंड क्लोज करने का स्टोमेटा का। द गार्ड सेल्स swell when water flows into them causing the stomatal pore to open. Okay, गार्ड सेल ये swell करते हैं, मतलब इसे ओपन हो जाते हैं जब अंदर क्या जाते हैं, जब वाटर अंदर में जाते हैं, causing the stomatal pore to open because stomatal pore open हो जाते हैं। and similarly the pore close if the guard cell shrinks. जब गार्ड सेल बाहर से कुछ आने नहीं देगा, वाटर आने नहीं देगा, तब क्या करता है स्टोमेटा, ये क्लोज हो जाते हैं, मतलब श्रिंक कर जाते हैं। अभी हमने एक एक्टिविटी किया, जो क्लोरोफिल एसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो साथ ही साथ क्लोरोफिल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट भी एसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्लोरोफिल तो एक्टिविटी देख चुके हैं हम, तो अब देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिविटीज। तो एक्टिविटी 5.2 लाइफ प्रोसेस की, चैप्टर 5 की। तो अब एक्टिविटी देखते हैं। टेक two healthy potted plants which are nearly the same size, keep them in a dark room for 3 days. Okay, दो दो potted plant, एक प्लांट सेम प्लांट लेने के लिए बोला, फिर डार्क रूम में रखने के बोला 3 days के लिए, ताकि स्टार्स रिमूव हो जाए। now plant on separate glass plates. Place a quartz glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants के साथ क्या रखने के लिए बोला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन क्या होता है, द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड।
तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा। तो कार्बन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है KOH। एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या है, द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्या बताया, कवर बोथ प्लेन्स विथ सेपरेट बेल्जर्स एज शोन। तो दोनों को क्या कहा, बेल्जर्स, इससे कवर कर दिया, ढक्कन कर दिया। तो याद रखिएगा, एक को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही ढक्कन किया, दूसरों को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ढक्कन नहीं किया। Use Vaseline to seal the bottom of the jars to the glass plate so that the setup is airtight। तो यहाँ पे वेस्लिन, टाइटली वेस्लिन कवर कर दिया ताकि यार अंदर ना जाए। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। दोनों प्लांट को क्या कहा, सनलाइट में रखने को लिए बोला, 2 आवर्स के लिए। Pluck a leaf from each plant and check for the presence of stars। of stars प्रेजेंस करेगा। दोनों प्लेन से पत्ते, एक पत्ते को तोड़ के स्टड्स चेक करेगा, चेक करने के लिए बोला। तो स्टड चेक कैसे करते हैं, स्टड सेक्स स्टड सेक्स स्टड चेक कैसे करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन में पत्ते को डुबाना होता है। मतलब फर्स्ट अल्कोहल में डुबाना होता है, फर्स्ट अल्कोहल में डुबाना होता है। अल्कोहल में डुबाने के बाद बॉईल करना पड़ता है जब तक अल्कोहल बॉईल ना हो जाए। फिर आयोडीन सॉल्यूशन में पत्ते को डुबाना होता है। और जिस पत्ते की कलर ब्लू ब्लैक आते हैं तो उस पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड था। मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए तो इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लू ब्लैक कलर दिखने को मिलते हैं, मतलब स्टर्स प्रेजेंट था। तो स्टर्स प्रेजेंट था और इसमें स्टर्स प्रेजेंट नहीं था। मतलब क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रखा था। तो जब एब्जॉर्ब कर रखा था, जब एब्जॉर्ब किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो प्लांट के पास कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं दिया था। तो इसका मतलब यही है, प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया एंड स्टार्च बनाया, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बनाया। तो इसलिए इसका कलर ब्लू ब्लैक कलर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो इससे कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, तो अब सनलाइट की एक्टिविटीज देखेंगे, सेम ही है, खुद को करने को दिया तो हम करते हैं। सनलाइट, फर्स्ट टू टेक 2 पोटेड प्लांट्स, 2 प्लांट्स लेना है। फिर डार्क रूम में 3 डेज के लिए रखना है ताकि स्टार्स रिमूव हो जाए। तो 1 प्लांट को कार्डबोर्ड से कवर करके कर देना है एंड अनदर प्लांट की पिंस और कार्डबोर्ड से कवर करके डार्क रूम में ही रखना है, सनलाइट नहीं देना है। फिर अनदर प्लांट को सनलाइट में रखना है 2 आवर्स के लिए ताकि स्टार्स प्रेजेंस हो। एंड नेक्स्ट लीफ को तोड़ना है दोनों प्लांट से। स्टार्स टेस्ट करना है। स्टार्स टेस्ट कैसे करते हैं बताया कि अल्कोहल में फर्स्ट बॉइलिंग करना है, फिर अल्कोहल में डुबाना है, फिर अल्कोहल बॉईल करना है, फिर आयोडीन सॉल्यूशन में डुबाना है। जिस प्लांट के पत्ते में स्टार्च प्रेजेंट होगा उसमें ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा। मतलब क्या है, सनलाइट प्रेजेंस होगा। मतलब जिस पत्ते में स्टार्च प्रेजेंट होगा, जिस पत्ते में स्टार्च प्रेजेंट होगा, ए प्लांट ने जिस प्लांट को सनलाइट में रखा था उस प्लांट ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा, मतलब स्टार्च प्रेजेंट रहेगा। और स्टार्च प्रेजेंट रहेगा मतलब यही है कि सनलाइट के वजह से स्टार्च प्रेजेंट होता है।
और इस सनलाइट की वजह से स्टार्स कंपाउंड फॉर्म कर पाया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे फोटोसिंथेसिस करके स्टार्स स्टार्स प्रोड्यूस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस सनलाइट के हेल्प से होते हैं। जिसको सनलाइट नहीं मिला, जिस प्लांट को सनलाइट नहीं मिला, मतलब स्टार्स नहीं बना पाया, और स्टार्स नहीं बना पाया तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाया। तो इसका मतलब यही है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी बहुत जरूरी है। तो तीन एक्टिविटी था, तीन एक्टिविटी कर दिया, 5.1 5.2 एंड हमने एक खुद किया। तो यही था एक्टिविटी। और आपको ये एक्टिविटी याद रखना है, ओरिजिनल मेन सॉल्यूशन याद रखना है, जो कि था आयोडीन प्लस स्टार्स। आयोडीन प्लस स्टार्स इक्वल क्या होते, आयोडीन प्लस स्टार्स इक्वल क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर। अगर ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा तो स्टार्स प्रेजेंट है। स्टार्स प्रेजेंट मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए एंड साथ ही साथ सनलाइट चाहिए, तब भी फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑटोट्रोप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ऑटोट्रोप्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट होते हैं, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत होती है, जो कि नंबर 1 होते हैं वाटर। वाटर वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सोइल। वाटर कहाँ से लेते हैं, सोइल से लेते हैं, बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लेन्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लेन्स होते हैं, और मतलब लैंड पे रहते हैं जो प्लांट, उस प्लांट को वाटर की उस प्लांट वाटर कहाँ से लेते हैं, सोइल से लेते हैं। सोइल से लेते हैं, कैसे लेते हैं, बाय द हेल्प ऑफ रूट। Other materials like nitrogen, phosphorus, other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. ये सब भी soil से collect करते हैं root के द्वारा। Nitrogen is an essential element used in the synthesis of proteins and other compounds. नाइट्रोजन essential होते हैं। This is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrates, or it is taken up as organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. नाइट्रोजन दो तरीके से नाइट्रोजन दो तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, एक इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक में जो एयर में नाइट्रोजन होते हैं, उससे बैक्टीरिया बैक्टीरिया द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और बैक्टीरिया के नाम है राइजोबियम। राइजोबियम 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 ओके। अब देखते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो हमारी न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स दिखाते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में थोड़ी बात एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि है। एंड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं न्यूट्रिशन लेने के पहले ही आउटसाइड में ब्रेक डाउन करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जांपल्स फंजाई लाइक ब्रेड, मॉल्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। ठीक है। एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं विदाउट किलिंग देम। प्लांट्स और एनिमल्स को मार नहीं देते, किल नहीं करते। दिस parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like cuscuta, ticks, lice, leeches and tapeworms. एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, पहले ही बता देती हूँ। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के पास जो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी स्ट्रक्चर ओनली वन टाइप ऑफ सेल से प्रिपेयर्ड है।
वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एक बेस्ट एग्जांपल है एमीबा। एमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास कोई टिश्यू कोई ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होता, क्योंकि वन सेल से प्रिपेयर्ड होते हैं। बॉडी डायरेक्टली कांटेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट के साथ। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे हम जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हमारे पास सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मीन्स जिस ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जिस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से प्रिपेयर्ड रहता है, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। In single cell organisms, single cell मतलब unicellular organisms, the food may be taken in by the entire surface. Food कैसे एक्सेप्ट करते हैं? मे बी सरफेस से ही कलेक्ट कर लेते हैं। उन लोग के पास क्या नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलिस्ट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यस, जितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा ऑर्गेनिजम्स की, उतना ही डिफरेंट पार्ट्स रहेगा, और डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस भी कैरी करेगा। फॉर एग्जांपल, एमीबा टेकन इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस व्हिच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल। ओके, दिस इज एमीबा। एमीबा के पास न्यूक्लियस रहता है, और जैसे कि फूड पार्टिकल्स दिखा रहे हैं, फूड पार्टिकल्स देखते ही एमीबा क्या करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आगे बढ़ा देते हैं, जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को। और स्यूडोपोडिया के हेल्प से फूड पार्टिकल्स अपने अंदर ले जाते हैं, जिसको कहते हैं फूड वैक्यूल क्रिएट करते हैं, और अपने अंदर क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और हजम कर देते हैं। Inside the food vacuole complex, substances are broken down into simpler ions which then diffuse into the cytoplasm. Yes, क्या करते हैं, अपने अंदर लेके कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, सिंपल फूड पार्टिकल्स में कंप्लीट कन्वर्ट कर देते हैं, और डिफ्यूशंस के प्रोसेस से साइटोप्लाज्म पे निकाल देते हैं, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट कर देते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो उनको, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी जरूरी होता है। एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड पार्टिकल से मिलता है। तो एनर्जी के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स को वेस्ट मटेरियल भी निकालना बहुत जरूरी होता है। तो मतलब एक्सक्रेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो जितना अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सेल के थ्रू, सरफेस से थ्रू निकाल देते हैं। ये था न्यूट्रिशन इन एमीबा की प्रोसेस। और पैरामेसियम भी सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। The cell has a defined shape and food is taken in at a specific spot. Food is moved to this spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cells. Okay, suppose a पैरामेसियम है, पैरामेसियम के बॉडी पे क्या रहता है? सिलिया की फंक्शन क्या है? सिलिया मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, और पैरामेसियम में कुछ स्पॉट रहता है, स्पेसिफिक स्पॉट रहता है, और स्पॉट के थ्रू फूड, स्पॉट के थ्रू क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं फूड, एंड सीलिया के द्वारा मूवमेंट करते हैं। और ये था पैरामेसियम का न्यूट्रिशन प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में लेके आऊंगी पार्ट 2, जो कि इस लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। मैं मिलती हूँ अगले सेशन लेके।